सुजानगढ़ गांव की सुबहें बहुत शांत होती थीं। हर रोज सूरज निकलते ही पक्षियों की चहचहाहट गूंजती और खेतों से आती मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे गांव को महका देती। गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां शामू अपनी पत्नी भावना, बेटा गोलू और बेटी कक्कू के साथ रहता था। शामू मेहनती किसान था, लेकिन बारिश की कमी और खराब मिट्टी के कारण उसकी फसलें अक्सर नष्ट हो जाती। फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता था। भावना भी दिन भर बच्चों की पढ़ाई और घर के काम में लगी रहती। एक रात भावना की नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि शामू चुपचाप खाट से उठा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। शामू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? भावना ने पूछा। अरे खेत जा रहा हूँ। दिन में बच्चों ने बताया था कि बिजूका पर कोई बैठा था, जरा देख कर तो आऊं। भावना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। शामू खेत की ओर चला गया। जब वो खेत पहुंचा तो चांदनी रात में बिजुका की परछाई बहुत डरावनी लग रही थी। वो हमेशा से सूखा बांस से बना बिजुका आज कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसकी टोपी उल्टी थी और एक आंख गायब। जैसे ही शामू उसके पास पहुंचा, हवा एकदम तेज चलने लगी। बिजुका हिलने लगा और तभी एक अजीब सी आवाज आई। श्याम, मुझे पहचानते हो? शामू चौंक गया। वो आवाज जानी पहचानी थी। डरते हुए उसने पूछा, तू कौन है? बिजुका की आंखें लाल हो गईं। फिर वही आवाज आई, मैं रघुवीर हूँ। शामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघुवीर उसका बचपन का दोस्त था, जो 7 साल पहले नदी में डूब गया था। उसका शव कभी नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? तू तो मर गया था ना? नहीं श्यामू, मुझे मारा गया था। किसी ने मुझे धक्का दिया था और मैं नदी में गिर गया। मैं मरा नहीं, मेरी आत्मा इस बिजूका में फंस गई है। शामू का दिल बैठ गया। अगले दिन उसने ये सब बातें भावना को बताईं। भावना घबरा गई, लेकिन समझदार थी। उसने कहा, शामू, अगर रघुवीर की आत्मा आई है तो इसका मतलब है कि वो अब भी न्याय चाहता है। हमें इसका सच पता लगाना होगा। शामू गया मुखिया जी के पास। मुखिया जी ने कहा, मुखिया जी, मैंने हमेशा शक किया था कि रघुवीर की मौत एक हादसा नहीं थी। शायद अब भगवान ही सब कुछ खुलवाना चाहते हैं। हम पंचायत बुलवाएंगे मुखिया जी। 3 दिन बाद पंचायत बुलाई गई। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला वीणा मौसी को बुलाया गया। मुखिया जी ने पूछा, वीणा मौसी, क्या आपको याद है रघुवीर की मौत के बारे में? वीणा मौसी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, 7 साल पहले की बात है। मैं अपने खेत से लौट रही थी। तभी मैंने देखा कि रघुवीर और किशन खेत की मेड़ पर झगड़ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी किशन ने जोर से धक्का दिया और रघुवीर नदी में गिर गया। सारा गांव स्तब्ध रह गया। किशन, जो अब गांव में एक साधारण आदमी की तरह रहता था, अचानक भीड़ से निकलकर बोला, हाँ, मैंने ही मारा था। उस दिन हम खेत की मेड़ को लेकर झगड़ रहे थे। गुस्से में मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। बस। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। कुछ लोगों ने कहा उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन तभी शामू ने हाथ उठाकर कहा, नहीं मुखिया जी, रुकिए। मैं किशन को माफ करता हूँ। उसने गलती की, लेकिन उसका परिवार भी तो है। भीड़ चुप हो गई। सबने शामू की दरिया दिली की सराहना की। रात को शामू फिर खेत गया और बिजुका के पास बैठा। अब तेरा हत्यारा मिल गया रघुवीर, अब तो चैन पालेगा ना? बिजुका की आंखों से लाल रोशनी निकली और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह खेत की मिट्टी बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे कोई हल्का पावन एहसास उसमें घुल गया हो। शामू ने उस जगह तुलसी का पौधा लगाया और रघुवीर की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई। गांव वाले भी वहां आए।
अब हर साल उस जगह रघुवीर की याद में एक पूजा होती है। किशन ने सजा से बच जाने के बाद गांव छोड़ दिया और कहीं और जाकर बस गया, लेकिन जाते जाते उसने शामू से कहा, तेरे जैसे दोस्त को खोकर मैं जीवन भर पछताऊंगा। तू वाकई में बड़ा इंसान है। शामू मुस्कुराया और कहा, जो लौट आते हैं वही सच्चे होते हैं, लेकिन जो दोस्ती को खो देते हैं उनकी आत्मा कहीं न कहीं हमेशा भटकती है। रघुवीर की आत्मा को शांति मिलने के बाद शामू के जीवन में कुछ राहत आई थी। खेत अब हरियाले हो गए थे। तुलसी का पौधा जो शामू ने लगाया था अब बड़ा हो चला था और गांव के लोग उसे एक पवित्र जगह मानने लगे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक रात फिर वही बात हुई। चांदनी रात में तुलसी के पास से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। भावना ने नींद में करवट बदलते हुए कहा, शामू सुनो, बाहर कुछ आवाजें आ रही हैं। शामू उठा और तुलसी के पास गया। वहाँ हल्की सी हवा चल रही थी और तुलसी का पौधा अजीब सी चमक छोड़ रहा था। अचानक पीछे से एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। श्यामू। वो रघुवीर की ही आवाज थी, लेकिन उसका स्वर अब अलग था, जैसे किसी और दर्द से भरा हुआ। शामू घबरा गया। रघुवीर, तू? अरे तुझे तो मुक्ति मिल गई थी ना? रघुवीर की आत्मा की परछाई पास आई और बोली, श्यामू, मैंने तुझे धन्यवाद कहने के लिए लौटने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जब मैं ऊपर गया तब मुझे एक सच्चाई पता चली। मेरी मौत के पीछे केवल किशन नहीं बल्कि कोई और भी था। शामू स्तब्ध रह गया। क्या बात कर रहा है? कौन? वो गांव में नया आया है, सूरज नाम का नौजवान। वो किशन का दूर का रिश्तेदार है। उसी ने किशन को उकसाया था मुझे मारने के लिए। अब वो अपने मंसूबों के साथ गांव लौटा है और मुझे फिर से सच्चाई बाहर लानी होगी। शामू ने सिर झुका लिया। सुबह होते ही वो मुखिया जी के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया जी ने तुरंत गांव में बैठक बुलाई और सूरज को बुलाया। सूरज आया, बहुत चालाकी से बोला, देखिए मैं तो अपना भाग्य आजमाने आया हूँ। मुझे क्या लेना देना किसी पुराने मामले से। लेकिन तभी भावना वहाँ आई और बोली, सूरज, कल रात तुम हमारे खेत के पास क्या कर रहे थे? मेरी बेटी कक्कू ने तुम्हें देखा था। कक्कू सहमी सहमी आई और बोली, हाँ माँ, मैंने सूरज चाचा को देखा था। वो रात को तुलसी वाले पेड़ के पास थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। तभी वीणा मौसी ने कहा, सूरज जब आया था तब से गांव में अजीब चीजें हो रही हैं। गायें दूध नहीं दे रही, बच्चे डर कर उठ रहे हैं और अब फिर रघुवीर की आत्मा की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुखिया जी ने सूरज से कठोर स्वर में पूछा, बोल सूरज, क्या तूने ही रघुवीर की हत्या के पीछे किशन को भड़काया था? बोल। सूरज ने कुछ पल आंखें झुकाए रखी, फिर बोला, हाँ, मैंने ही किया था। किशन मेरे कहने पर ही रघुवीर से भिड़ा था। रघुवीर जमीन खरीदना चाहता था जो मेरे पिता की थी, लेकिन वो किशन के नाम थी। मुझे डर था कि रघुवीर सब कुछ हथिया लेगा। मैंने किशन को झूठी बातों में बहका दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि रघुवीर की आत्मा कभी लौट आएगी। गांव में सन्नाटा छा गया। अब गांव वालों ने कहा, अरे इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। बिल्कुल, हाँ सही है भाई, इसको पुलिस के हवाले किया जाए। शामू ने कहा, बिल्कुल सही बात है मुखिया जी, न्याय अब पूरा होगा रघुवीर का। मैं वादा करता हूँ कि तुझे पूरी शांति मिलेगी। और उस रात रघुवीर ने आखिरी बार प्रकट होकर कहा, धन्यवाद श्यामू, अब मैं सच में जा रहा हूँ। तुम जैसे दोस्त से मिलकर मेरा तो जीवन सार्थक हो गया।
शामू की आंखों में अब भी आग बाकी थी। सूरज को माफ करने के बाद भी वो रातों को बेचैनी से उठ जाता, माँ की जल चुकी कोठरी को देखता और एक बार फिर उसी तड़प में डूब जाता। भावना जानती थी कि माफी देना और माफ कर पाना दोनों में फर्क होता है। गोलू और कक्कू रोज स्कूल से लौटते तो वह माँ की कोठरी के राख की ढेर से दूर रहते, लेकिन एक दिन जब वो लौटे तो उन्हें गांव के बाहर कुएं के पास एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। सूरज, वही पुराना दोस्त, वापस लौट आया था। उसके कपड़े धूल से सने थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में शिकवे की राख तैर रही थी। शामू को जब ये खबर मिली तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने भावना से कुछ नहीं कहा और सीधे सूरज के पास पहुंच गया। सूरज वहां बैठा मिट्टी में कंकड़ फेंक रहा था। शामू ने उसके सामने खड़े होकर कहा, तू फिर से यहाँ पे क्यों आया है? जो कर चुका है उसके बाद लौटने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सूरज ने आंखें उठाईं। मैं वो सब खो चुका हूँ जो मेरा था। अब खोने को कुछ नहीं बचा, इसीलिए लौट आया हूँ। बदला लेने नहीं, बस तुम्हें समझाने। क्या समझाना है? बोल। ये तूने जो माफ किया वो माफी नहीं थी। तूने मुझे सरेआम शर्मिंदा किया, सबके सामने मेरी आत्मा नंगी की। मेरी बीवी चली गई, बच्चे अब मुझे पहचानने से डरते हैं। अब मेरी बारी है। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी मंदिर की मूर्ति टूटी हुई मिलती, कभी स्कूल की खिड़कियां टूटी होती। गांव में अफवाह फैल गई कि ये किसी आत्मा का प्रकोप है। मुखिया चिंतित थे। उन्होंने सभा बुलाई और कहा, कोई है जो गांव की शांति को भंग करना चाहता है। हमें सच्चाई जाननी होगी। रेखा, जो अब गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और शामू की अच्छी मित्र बन चुकी थी, बोली, मुझे लगता है कि सूरज के लौटने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। शामू ने भी ये बात मानी, लेकिन कहा कि बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। दोनों ने मिलकर पंचायत भवन में एक छिपा कैमरा लगाया। अगली सुबह कैमरा में जो दिखा उसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सूरज पंचायत के कागजों को फाड़ रहा था और कुछ को जला भी चुका था। अब बात साफ थी। पंचायत बुलाई गई, वीडियो सभी को दिखाया गया। गांव वाले चौंक गए। सूरज सामने आया और उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी, बल्कि दर्द था। मैंने गलत किया, लेकिन मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से श्यामू, तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी जिंदगी छीनी, मेरी इज्जत, मेरा परिवार, सब कुछ। मैं हार गया था, और जो हार जाता है वो या तो रोता है या दूसरों को रुलाता है, और मैंने दूसरा रास्ता चुना। मुखिया बोले, हमारे गांव में परंपरा है कि अपराधियों को सुधारने का मौका मिले, लेकिन यह फैसला अब शामू का होगा। सन्नाटा छा गया। शामू उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन स्वर में स्थिरता थी। सूरज, तूने जो किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं वही गलती नहीं दोहराना चाहता जो तूने की। मैं तुझे सजा नहीं देता, सेवा देता हूं। अगर तू सच में पश्चाताप करता है तो गांव के बच्चों को पढ़ा, खेतों में मेहनत कर और मेरी माँ की कोठरी दोबारा बनवा। तभी मैं मानूंगा कि तू सच में लौट आया है। कुछ महीने बीते। सूरज अब स्कूल में पढ़ाता था, बच्चों को कहानियां सुनाता और खेती में भी मदद करता। उसने माँ की कोठरी फिर से बनवाई, उसके सामने तुलसी का पौधा लगाया और वहीं एक छोटा बोर्ड लगाया, जहाँ क्षमा होती है वहीं सच्चा पुनर्जन्म होता है। गोलू और कक्कू अब उसे गुरुजी कहकर बुलाते थे। शामू के चेहरे पर अब फिर से वही सुकून लौट आया था जो सालों पहले खो गया था। गांव अब पहले से ज्यादा शांत था और जहाँ कभी राख थी वहाँ अब हरियाली थी। सूरज लौट आया था, बदले के लिए नहीं,
बल्कि खुद को बदलने के लिए।